नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भट्टागर और बुलेटिन का आगाज गोरखपुर से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ थोड़ी देर में जनता दरबार लगाएंगे, जिस दौरान वो जनता की फरियाद से सीधा रूबरू होंगे और फरियाद सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। अधिकारियों को ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए और इसी के निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे, जहां जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे और एक एक कर जनता की समस्याओं से सीधा रूबरू होंगे। तो थोड़ी देर में जनता दरबार का ये खास कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा और देखिए लगातार गोरखपुर के दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस रहता है कि जनता दरबार जरूर लगाया जाए और इस दौरान मुख्य तौर से जनता की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुआ जाए। और क्योंकि देखिए किस तरीके से जो जनता है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है। कल भी जहां जनता दरबार लगाया गया, इस दौरान भी समस्याओं को सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अब से कुछ थोड़ी देर में जनता दरबार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ में मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार का आयोजन हुआ है और उसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी और इस दौरान पूजा अर्चना करेंगे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने कल भी पूजा अर्चना करने के बाद जनता दरबार लगाया था और आज भी जनता दरबार लगा के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की फरियाद को सुनेंगे। अधिकारियों को, संबंधित जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द सुनकर उसका समाधान निकाला जाए। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए आपसे कुछ थोड़ी देर में जनता दरबार लगाया जाएगा, किस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता की मुख्य समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो पाए। और देखिए यही खासियत है सीएम योगी आदित्यनाथ की कि वो एक जो कम्युनिकेशन होता है एक मुखिया के बीच और प्रजा के बीच, वो मेंटेन करके चलते हैं और इसके लिए लगातार वो फोकस करते हैं इस बात पर कि जनता दरबार लगाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। गोरखपुर जब जब आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर थे, कल भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाए थे। पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता उनके पास पहुंची हुई थी। आज भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा, अभी थोड़ी देर बाद लगेगा और जनता के बीच में पहुंचे तो उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन अधिकारी अपने अड़ियल रवैये के कारण अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं करते हैं, जिसके कारण जनता की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं अधिकारियों से कि थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर जनता दरबार अधिकारी लगाएं और जनता की समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण करने का प्रयास करें, लेकिन अधिकारी मनमाने ढंग से काम करते हैं और मुख्यमंत्री की बातों पर विशेष अधिकारी गौर नहीं करते, जिसके कारण मुख्यमंत्री नाराजगी जाहिर करते हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा और जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि जब पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर जाएंगे तो जनता से रूबरू होते हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जनता गोरखनाथ मंदिर पहुंचती है और मुख्यमंत्री से रूबरू होती है, अपनी पत्र के माध्यम से अपनी समस्या मुख्यमंत्री को अवगत कराती है। जो आज अभी थोड़ी देर बाद जनता की समस्या सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जनता के बीच में जाएंगे और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी भी उनकी समस्याओं से निस्तारण करने का आश्वासन देते नजर आएंगे।
बिल्कुल। और हरेंद्र, देखिए किस तरीके से जब समस्याएं सामने आती हैं तो ये देखा जाता है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा मामले ऐसे सामने आते हैं कि माफियाओं की तरफ से जमीन कब्जा की जाती है। और उस इन समस्याओं से देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब रूबरू होते हैं तो लगातार उनका फोकस ये रहता है कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए और जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी किसी भी तरीके से ना हो। देखिए, भू माफियाओं पर जो मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स बैठा करके भू माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया है, उसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गोपनीय तरीके से लोगों की जमीनों को हथियाने का काम करते हैं। खासतौर से जनता दर्शन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के वहाँ जमीन संबंधी, परिवार संबंधी और महिला उत्पीड़न संबंधी मामले अधिक आते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को जो है कि फटकार लगाते हुए ये देखे जाते हैं, लेकिन अधिकारी अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं। खासतौर से भू माफिया का जो टास्क फोर्स बना, उसके बाद कई भू माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला, कई भू माफिया सलाखों के पीछे गए, तो खास तौर पर उसमें बदलाव तो आई है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ ऐसे अराजक तत्व बचे हुए हैं जिन पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री लगातार मुहिम चला रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं कि शिकंजे में होंगे और सलाखों के पीछे रहेंगे। बिल्कुल। देखिए हरेंद्र, देखना होगा किस तरीके से अंकुश लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों के जरिए इस तरीके की घटनाओं पर। ठीक है, आप हरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते आगे, गोरखपुर दौरे के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंगलवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहला दिया जलाकर उन्होंने शहीदों के लिए चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों की आभा से जगमग हो उठा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भीम सरोवर के चारों तरफ प्रज्वलित कर दियों की जगमग अलौकिक रोशनी लग रही थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष देशभक्ति गीतों, नृत्य की प्रस्तुतियों में जोश का संचार कर दिया। देश मेरा रंगीला, जय हो, चक दे इंडिया, संदेश आता है ए मेरे वतन के लोगों आदि प्रस्तुतियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक नजर आए। कार्यक्रम संयोजक लोक गायक राकेश श्रीवास्तव की प्रस्तुति धन्य है मेरा उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के विशिष्टता व वर्तमान भयमुक्त वातावरण का भान कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताली बजाकर सभी कलाकारों और प्रस्तुतियों की सराहना की। और चलिए, हमारे संवाददाता हरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र का ही सीधा रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से इन तमाम जो प्रस्तुतियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखी, वो भावुक हो गए कि जब इस तरीके से देशभक्ति के गीत बजे। और वाकई ये एक हर देशभक्ति के लिए बेहद ही खास अनुभूति रहती है जब वो देशभक्ति के गानों को सुने और शहीदों के बलिदान को याद करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा शहीदों की याद को लेकर के खास तौर से चाहे चौरी चौरा की शहीद स्थली हो या कहीं भी हो, शहीदों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। खास तौर से कल जिस तरीके से दिवाली के बाद ये कार्यक्रम लगा और कार्यक्रम में जिस तरह से वो हर साल उसमें शिरकत करते हैं, खास तौर से ये मनोबल बढ़ाने के लिए है। उनका ये संदेश पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों को देने का काम है कि करते हैं कि यह संदेश आप देखिए, इससे समझिए कि जो हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी उसको भी नमन करने का एक दिन आप संकल्प लीजिए और उनके नाम पे भी एक दिया जलाने का काम करें। तो खास तौर से जहां देश के प्रधानमंत्री शहीदों के बीच में जाकर के दीपावली में उनके हौसले अफजाई करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों के लिए जो है कि अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक को प्रज्वलित करते, खास तौर से छात्राएं जो उनके समक्ष राष्ट्रगीत के साथ, राष्ट्रगान के साथ अपनी समर्पित भावना के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाव विभोर होते हैं। भाव विभोर होकर के संदेश देने का काम करते हैं कि समाज उन्हीं से सुसज्जित है जो अपने देश के लिए अपनी बलिदान दिया। तो मुख्यमंत्री एक संदेश देने का काम करते हैं और मुख्यमंत्री हमेशा
समर्पित भाव से लोगों के बीच में बने रहने की जो उनकी एक जब सांसद थे तो भी लोगों के बीच में बने रहते थे और शहीदों के प्रति भाव सम्मान अपनी व्यक्त करते रहते थे। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्यप्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं आया है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री कल वो तस्वीर देखने लायक थी कि जब शहीदों के गीत चल रहे थे, राष्ट्रगान चल रहा था और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाव विभोर होकर के उस कार्यक्रम में शिरकत किया और एक दीप जला करके शहीदों को नमन किया। बिल्कुल, और देखिए इसके माध्यम से एक ही संदेश हरेंद्र जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम, और यही सीएम योगी आदित्यनाथ ने देने का प्रयास किया है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मध्य प्रदेश की घटना को लेकर यह ट्वीट था। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार। दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर फायरिंग की, फिर पत्थर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये ट्वीट सामने आया। और देखिए लगातार वो दलितों से जुड़े मुद्दे उठाती रहती हैं और मध्य प्रदेश में हुए हादसे को लेकर उन्होंने बड़ा ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासी समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर फायरिंग की और फिर पत्थर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या कर दी। इस पूरे घटना को उजागर किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से और बड़ा निशाना साधने का प्रयास किया कि दलित और आदिवासी समाज पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की ये पूरी घटना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधने का प्रयास भी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से किया गया। इस पूरी घटना को उजागर करते हुए कि आखिर किस तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित हो रही है, जिसके बावजूद देखिए ये मामला सामने आया, जहां देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर पहले फायरिंग कर दी और फिर उसके बाद पत्थर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तो ऐसा अन्याय दलित और आदिवासी समाज के साथ क्यों हो रहा है, इस मुद्दे को उठाते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है और बड़ा निशाना साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया। बीजेपी के ऊपर उन्होंने किया है क्योंकि बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है, जहां दलित और आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उन पर। इस बात का जिक्र बीएसपी सुप्रीमो अपने ट्वीट में करती नजर आई है। यूपी में एएनएम के 9000 पदों की भर्तियों पर रोक लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम के 9212 पदों पर रोक लगाई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी पर याचिकाकर्ता ने रिट की थी। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने यूपी SSSC की भर्ती पर रोक लगाई। अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने पूनम द्विवेदी की याचिका दाखिल की थी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी से आवेदन खारिज किया गया था। एएनएम का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में था। तो एएनएम की भर्ती पर रोक लगी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। जहां यूपी में एएनएम के 9000 पदों की भर्ती पर रोक लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम के 9212 पदों पर रोक लगा दी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी पर याचिकाकर्ता ने रिट की थी। और अब खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संभालेंगे पदभार। मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एआईसीसी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। खास ये समारोह है, जहां समारोह में शामिल होंगे कांग्रेस के दिग्गज। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा पदभार ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे इस खास कार्यक्रम में, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे विजयी रहे। आज वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके लिए खास आयोजन किया गया है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे और इस समारोह में कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल रहेंगे। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा पदभार ग्रहण कार्यक्रम
और इस दौरान एआईसीसी मुख्यालय में जमावड़ा रहेगा कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का, जो कि शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं एआईसीसी मुख्यालय 10:30 बजे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम है तो तैयारियां चल रही हैं आज इस पूरे समारोह के लिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से ये चुनाव जो है संपन्न हुआ है और उसके बाद अब पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी चुनौतियां आगे उनके सामने हैं, उनके ही नेतृत्व में अब चुनाव देखना है। इसके लिए किस तरीके से आज उनको बधाइयों का सिलसिला तो देखिए जारी रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ जो बड़ी उम्मीदें हैं उनसे वो भी जाहिर की जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व विदित था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, उसी तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपने तमाम समर्थकों के साथ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजघाट थोड़ी देर पहले पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया और श्रद्धांजलि दी। चूंकि कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो बड़ा कार्यक्रम होता है, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राजघाट पे जाते हैं और महात्मा गांधी को याद करते हैं। इसी कड़ी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पे वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। चूंकि 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद के लिए अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी के, चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल की बात करें, या मुख्यमंत्रियों की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और इस पल के साक्षी होंगे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को के पास चुनौतियां होंगी, क्योंकि 2014 के बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है और उसको मजबूत किस तरीके से किया जाए, इसको मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में 2 राज्यों में विधानसभा की चुनाव है, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे की कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा होने वाली है कि इन 2 विधानसभा चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं, वहां के संगठन को किस तरीके से मजबूत करते हैं। तो निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पदभार ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि राजघाट पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद वो एआईसीसी मुख्यालय भी पहुंचेंगे और वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंचा है। दिल्ली का आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया है। द्वारिका में AQI 314, पूसा रोड में 388 और लोधी रोड में 346 पहुंचा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का AQI 324 और IGI एयरपोर्ट 369 पहुंचा है। मथुरा रोड 367 और IIT दिल्ली 341 AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से अपने निम्न स्तर पर पहुंचा है दिल्ली में और क्या स्थिति है, इनके जरिए ही समझा जा सकता है। जो फिगर सामने आई है, जहां 349 दर्ज किया गया है दिल्ली का आज सुबह का AQI। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देखिए हाल ही में दीपावली होके गई और किस तरीके से पटाखे भी जलाए गए और साथ ही साथ जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अपनी चिंताजनक स्थिति पर आज दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा कि जब ये त्योहारों का सीजन आता है तो दिल्ली का पोल्यूशन काफी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से एहतियात बरता था, दिल्ली प्रशासन ने पूरी तरीके से एहतियात बरता था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ा है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 350 के पार पहुंचा है, कई जगहों पे 370 तक पहुंचा है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। हालांकि प्रशासन भरपूर कोशिश कर रही है, पानी का छिड़काव हो रहा है लगातार, ताकि पोल्यूशन पर किसी तरीके से कंट्रोल पाया जा सके। और आपने साफ तौर पे देखा है किस तरीके से जब दिवाली आई तो
आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से ये अभियान शुरू किया गया कि पटाखे ना जलाएं, दिए जलाओ, पटाखे नहीं। इस तरीके का अभियान की शुरुआत की गई। हालांकि दिल्ली में जमकर कई जगहों पर आतिशबाजी हुई और इसका सीधे तौर पे नतीजा देखने को मिल भी रहा है कि दिल्ली के साथ साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से सटे राज्यों पर भी इसका थोड़ा बहुत असर है, लेकिन दिल्ली खासतौर पे इससे परेशान है पोल्यूशन से। और इसका सीधा असर हैं जो बुजुर्ग हैं, जो कि दमा जिनको अस्थमा है, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सभी लोग पोल्यूशन की वजह से परेशान हैं, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो रही है। दिल्ली में धुंध की चादर कहीं ना कहीं फैल चुकी है और अगर हम विशेषज्ञों की माने तो ये चादर हटने में और ये पोल्यूशन कम होने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा, करीब 1 हफ्ते तक का ये वक्त लग सकता है। बिल्कुल। और इस दौरान देखिए लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। कई लोगों को देखिए सांस लेने में भी तकलीफ होती है जब इस तरीके से वातावरण जो है दूषित रहता है। क्या वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो एहतियातन कहा गया है और आमतौर पर जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो दिल्ली के लोग स्वयं जागरूक है और मास्क का प्रयोग वो करते हैं। और यही कारण है कि कई जगहों पे हमने देखा है किस तरीके से लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं। और कई जगहों पे ये भी बात सामने आई है कि अभी बाहर निकलने की भी लोग जरूरत नहीं समझते हैं कि जब पोल्यूशन खत्म हो जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियों का दिन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन ने अपने पैर पसारे, जिस तरीके से धुंध बनी हुई है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब दिवाली पे आतिशबाजी हुई उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात और कही जा रही है कि जो दिल्ली से सटे आसपास के जो राज्य हैं वहां पे पराली ज्यादा की संख्या में जलाए गए हैं और इसी की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन आया, क्योंकि इससे दिवाली से पहले भी दिल्ली का जो कि एक्वाई लेवल था कई इलाकों का वो 350 के पास था। तो निश्चित तौर पे दिवाली और पराली दोनों ही कहीं ना कहीं इनको दोष दिया जा रहा है। और पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं जिस भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा संभवतः ये जो पोल्यूशन है वो कम होता जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञ बता रहे हैं करीब 1 हफ्ते के अंदर ये पोल्यूशन कम हो सकता है। और लेकिन आपने देखा किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता है तो तमाम एहतियात बढ़ते जाते हैं। गाड़ियों को लेकर कई एडवाइजरी पिछली बार भी जारी की गई थी और इवन जारी किया गया, तमाम चीजें दिल्ली सरकार करती है। ऐसे में इस बार भी संभवतः कुछ नई एडवाइजरी जारी की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। संगम नगरी प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के इलाके में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मरीज की हुई मौत के मामले में अस्पताल पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आरोपी प्राइवेट अस्पताल को 28 अक्टूबर तक अस्पताल खाली करने का नोटिस भेजा है। ये नोटिस प्राधिकरण की ओर से अस्पताल के बाहर चस्पा भी कर दिया गया है। पीडीए ने अस्पताल प्रशासन से नोटिस पर 3 दिन में जवाब मांगा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। अब खबर बागपत से, जहां बागपत में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई और गाड़ी को साइड में लगाने को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ पड़े। मारपीट का जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। किस तरीके से ये हाथापाई हुई और महिला की तरफ से कोशिश की गई कि बीच बचाव किया जाए, लेकिन 2 युवक आपस में इस कदर भिड़ गए कि तोड़फोड़ वहां पर हुई। जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं, किस तरीके से पूरा विवाद रहा सोशल मीडिया पर। फिलहाल ये जो पूरा वीडियो है मारपीट का वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।